ओके, सो लेट्स बिगिन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो इसका ये पर्पस देख लो, एक्ट टू कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड फॉर जनरल रूल एंड प्रिंसिपल्स फॉर फेयर ट्रायल। ठीक है, 25 दिसंबर को ये बन गया था पर अप्लाई हुआ है 1 जुलाई 2024 से। अब दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अप्लाई करता है ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एंड बिफोर एनी कोर्ट। बट बस आर्बिट्रेशन पे अप्लाई नहीं करता है। लिखते जाओ आप पॉइंट्स, सेक्शन 1 में पॉइंट्स लिखते जाओ। मतलब आपको सेक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो सेक्शन बोलूंगा बस वही आपको करने हैं। दिस एक्ट में भी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लगता है बट आर्बिट्रेटर के सामने नहीं लगता है। कोर्ट मार्शल पे लगता है, यस लगता है। ठीक है, एफिडेविट्स पे नहीं लगता है और आर्बिट्रेटर के सामने लगता है। उस दिन से आएगा जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से अपॉइंट करेगी। तो नोटिफिकेशन आप देखो क्या है, 1 जुलाई 2024 से वैलिड है। 2023 में बन गया था, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया है। लेकिन लॉ तभी बनता है जब गेजेट में होता है। ठीक है। अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, कोर्ट का मतलब है ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट्स, ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। कोर्ट का मतलब है ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। ठीक है जी। कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन इन्होंने ये दी है, जब एक बार कंक्लूसिव प्रूफ कर दिया आपने ना कोई चीज, तो उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होता है। मान लेते हैं आपने ये प्रूव कर दिया कि मेरी शादी थी, रोहित के साथ रोहिणी की शादी थी, उसके 150 दिन के बाद बच्चा हो गया तो वो बच्चा मेरा है, क्योंकि वो शादी के दौरान हुआ। शादी के दौरान जो बच्चा होता है वो मेरा ही माना जाता है। ठीक है, या तो मतलब ये प्रूव हो कि हाँ भाई मैं था ही नहीं इंडिया में, तो ये बच्चा कैसे कंसीव हो गया, तब अलग बात है। बट उसके अलावा कंक्लूसिव प्रूफ है वो, मैं उसके खिलाफ फैक्ट नहीं दे सकता। डिसअप्रूव का मतलब है भाई फैक्ट उसके अगेंस्ट प्रूव हो गया है। सो फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया कि जी मारा है इसने, पर्सन ने, अ, रोहन ने मिलिंद को मारा है, पर रोहन जो है वो उस टाइम पर दुबई में था, तो वो हो नहीं सकता, फिर पॉसिबल डिसअप्रूव हो गया। डॉक्यूमेंट का मतलब लेटर, फिगर, मार्क्स। टूमस्टोन पे जो लिखा होता है ना, मान लेते हैं जानवी, जानवी डिसूजा 2070 5 जुलाई मर गई, मान लेते हैं 2070 को, तो वो भी डॉक्यूमेंट होता है। वो पत्थर पे लिखा हुआ है। ठीक है, राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, मैप और प्लान डॉक्यूमेंट, इंक्रिप्शन ऑन द मेटल प्लेट डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट। एविडेंस का मतलब क्या क्या होगा, ऑल स्टेटमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिकली दी गई। ये डेफिनेशन आपको आ सकती है, एफ वाली। फैक्ट का मतलब एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, ये फैक्ट होता है। सूरज उगता है ईस्ट से, ये फैक्ट है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं सेंसेस से। अनुष्का एक बीए करने वाली लड़की है। जानवी जो, कल पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, हम केपेबल है ना इसको परसीव कर पा रहे हैं। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, ये भी फैक्ट के अंदर आता है। तो ये सब इसके अंदर आता है। ओके, तो ये सारा इसके अंदर हो गया। मे प्रिज्यूम बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। ठीक है, कोर्ट जब मे प्रिज्यूम होता है तो कोर्ट के पास ये पावर होती है। मे प्रिज्यूम अ फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, यानी कोर्ट बुला भी सकता है, नहीं भी बुला सकता है। नॉट प्रूव्ड, जब फैक्ट प्रूव हुआ ही नहीं है, ना प्रूव हुआ है ना डिसअप्रूव हुआ है, तो उसे नॉट प्रूव्ड बोलते हैं। प्रूव्ड का मतलब क्या है, प्रूव्ड का मतलब कि यस प्रूव हो चुका है, अब कोर्ट इसके खिलाफ एविडेंस नहीं लेगा। ठीक है। शैल प्रिज्यूम तब दिया जाता है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करके ही, देखो मे प्रिज्यूम में तो ये था कि कोर्ट करे ना करे, प्रूव में तो फैक्ट प्रूव ही हो गया, नॉट प्रूव में ना, प्रूफ नॉट प्रूव में मतलब कुछ पता नहीं है। शैल प्रिज्यूम का मतलब है कोर्ट ये मानकर ही चलेगा कि ये है, अनटिल अनलेस आप इसके खिलाफ गवाही दो। तो शैल प्रिज्यूम में आएगा, रोहित ने रानी से कहा, रोहित ने रानी के साथ जो है
मान लेते हैं ये रोहित ने रानी को मार दिया शादी के 7 साल के भीतर, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि डाउरी डेथ है, इस तरीके से। तो डाउरी डेथ मानी जाएगी। अब आपको प्रूव करना है कि नहीं थी, लाइक लाइक दैट। आएंगे इसके एग्जाम्पल में। एविडेंस रेलिवेंट फैक्ट्स के दिए जा सकते हैं, इररेलिवेंट फैक्ट्स के नहीं दिए जा सकते। अनुष्का के साथ रोहन की शादी हो गई। कुछ समय बाद ऐसा पाया गया कि रोहन की लाइफ में जानवी नाम की लड़की भी थी। इस कारण से उन्होंने मिलकर अनुष्का का मर्डर कर दिया। ये सारे रेलिवेंट फैक्ट हैं। रोहन का एलकेजी में क्रश मानवी थी। फर्स्ट क्लास में उसने दीक्षा को प्रपोज किया था। ये सारे रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं है। फर्स्ट क्लास का और एलकेजी का क्या लेना देना है जब बंदा 21 साल का हो चुका है। डू गेट माई पॉइंट? सबको समझ में आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि ये पहले वाले सेक्शन ही इंपॉर्टेंट। राइट। पूछे भी हैं उन्होंने क्वेश्चन। पूछे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, एलआईबी वगैरह पूछा है। अब एक बार मैं आगे जाने से पहले सेक्शंस बता देता हूँ आपको, लिखना स्टार्ट करें कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये करने ही करने हैं, हर एक उसके लिए बोल रहा हूँ। सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है पूरा, डेफिनेशंस का, ये हमने अभी अभी किया। सारा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो चौथे पार्ट से लेके 14वां पार्ट है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 23 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 26 इंपॉर्टेंट है। 20 इंपॉर्टेंट है। 34 इंपॉर्टेंट है। 38 इंपॉर्टेंट है। 38। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? आज इश्यू तो नहीं हो रहा है? 39 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 41 इंपॉर्टेंट है। 44 इंपॉर्टेंट। 46 से 50 पूरा इंपॉर्टेंट है। 51 इंपॉर्टेंट है। 52 इंपॉर्टेंट है। 51 से लेके 63 तक इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको, जो भी हम करेंगे अभी इसमें 3-4 दिन लगेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है सारा। 74 75 इंपॉर्टेंट है। 92 93 इंपॉर्टेंट है। एविडेंस और बीएनएस में से इन्होंने 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, तो 4 क्वेश्चन तो काफी हो जाते हैं यार पेपर के अंदर। 4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछना मतलब, और वो भी सिंपल सिंपल, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। 95 इंपॉर्टेंट है। 104 से लेकर अ, 107 इंपॉर्टेंट है। 113 इंपॉर्टेंट है। 116 इंपॉर्टेंट है। 115 इंपॉर्टेंट है। 117 118 119 120। देखो जैसे प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ 118। ठीक है। 118। 121 है। 121 इंपॉर्टेंट है।
124 से लेके 132 तक इंपॉर्टेंट है। 134 इंपॉर्टेंट है। 140 इंपॉर्टेंट है। 143 इंपॉर्टेंट है। 146 इंपॉर्टेंट है। 149 इंपॉर्टेंट है। 154 इंपॉर्टेंट है। 155 इंपॉर्टेंट है। 158 इंपॉर्टेंट है। 162 इंपॉर्टेंट है। 5 दिन लगेंगे पूरे एविडेंस को, ध्यान रखिएगा। वन रुको एक मिनट। 168 इंपॉर्टेंट। 169 इंपॉर्टेंट। बस ये इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 8 18 19 और लगभग 6 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ये 56 to 63 है। 34 और 8 42। 42 और 3 45। 45 और 5 50। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। 61 62 63 64 65। तो देखिए आपके 100 सेक्शन मैंने निकाल दिए हैं। इससे बढ़िया बताओ और क्या कर सकता है मेंटर। डायरेक्ट आपको बता रहा है कि 3 2 3 क्वेश्चन इन्हीं 60 में से आएंगे। चलिए, हमें भी मिलते काश ऐसे ऐसे मेंटर। ओह, खुद की तारीफ खुद ही करनी चाहिए वैसे। इंसान डिप्रेस नहीं होता है। हमारे एक मेंटर थे, उन्होंने हमें एक बात बताई थी। कहते कि रोहित, अगर कॉन्फिडेंस ही रखना हो तो लो कॉन्फिडेंस कभी मत रखना, ओवर कॉन्फिडेंस रख लेना। ओवर कॉन्फिडेंस में तुम मिस्टेक करोगे और सीख जाओगे। लेकिन अगर लो कॉन्फिडेंस रखोगे तो कभी तुम ट्राई ही नहीं करोगे। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी उनकी कि हाँ यार, अगर मतलब दबे कुचले रहने से तो अच्छा है लोग ये बोलते हैं कि भाई नार्सिस्टिक है, इगोइस्टिक है। बेटर है rather देन अ वीकलिंग। होना वो भी नहीं चाहिए, होना तो बैलेंस चाहिए वैसे, बट अगर ऑप्शन मिले तो हमेशा स्ट्रांग रहने का ही ऑप्शन लें। और सबसे स्ट्रेंथ तो मेंटल कामनेस में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक पर्टिकुलर चलो चीज बताता हूँ। मान लेते हैं आपने किसी को मैसेज किया, आपको मतलब वो पर्सन से कुछ रिप्लाई चाहिए। इट कैन बी अ नॉन रोमांटिक मैसेज ऑल्सो, जरूरी नहीं है इंटर्नशिप से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, बट मेजरली हम इसको रोमांटिक या उसमें देखते हैं। तो अब आपको लेट से उस लड़की ने या लड़के ने मैसेज नहीं किया, आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है, आप बार बार मैसेज करते रहते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास, जैसे लड़कियां पागल हो रखी हैं या लड़के पागल हो रखे हैं एक लड़की के पीछे, या रिलेशनशिप बीच में टूट रहा है या फिर उसको वो कर रहे हैं या कर रही हैं, मतलब दोनों जेंडर्स में होता है ये चीज। अब वो बार बार कॉल करने से हो कुछ नहीं रहा है, आपकी रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं। यू गेट माई पॉइंट। उस टाइम पे सबसे बेस्ट बात ये नहीं है कि वाई डिड नॉट यू टॉक टू मी, वाई डिडंट यू गिव मी, मतलब बेस्ट बात यह है कि आप उसमें काम रहें। मतलब पेपर में, पीयू के पेपर में देख लो, या फिर आप इंटर्नशिप के टाइम देख लो, जॉब के टाइम देख लो, रिलेशनशिप में देख लो, कामनेस इज अ सुपर पावर। उससे बेटर कुछ भी नहीं। क्योंकि आप 5 बातें सुना भी देंगे, उससे क्या ही हो जाएगा। उसमें भी दूसरे पर्सन को ये लगेगा कि हाँ बहुत ही ज्यादा हर्ट है ये बंदा। तो मेक्स नो सेंस, एटलीस्ट टू मी इट मेक्स नो सेंस। एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट्स एंड इशू, ये हमने कर लिया है। इसको हमने नहीं करना है। फैक्ट्स जो इशू में नहीं है लेकिन रेलिवेंट है, अगर वो एक ही जगह पे सेम टाइम पे सेम प्लेस में हुआ है। इनके सारे जो आपको मैंने सेक्शन लिखा ना, इनके जो एग्जांपल है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। वॉट एवर वॉज सेड और डन ए बाय ए और बी इफ शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द डायरेक्शन इज अ रेलिवेंट फैक्ट। अब जानवी रोहन और अनुष्का के लव अफेयर पे दोबारा आते हैं। अनुष्का जानवी को मारने चली गई डीएवी सेक्टर 10, और उसने बोला कि आई विल किल यू, यू रास्कल गर्ल।
यू हैव टेकन माई हस्बैंड अवे फ्रॉम मी। जानवी वैसे ऐसा बुरा काम मत करना। और बहुत लड़कियां डियर जानवी, ठीक है। तो मान लेते हैं उसने ले लिया वो बंदा, उसके बाद उसने, अनुष्का ने अपनी पिस्टल निकाली और शूट कर दिया। अब ये बात मानवी ने सुन ली, क्रिश्चियन ने सुन ली लग से, और रोहित ने सुन ली। तो अब ये जो है ना, ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, क्योंकि उसने पता है कि मर्डर का कारण क्या है, कि ये इस लड़की से खफा थी क्योंकि इसने इसके हस्बैंड के साथ अफेयर कर दिया। तो ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स है इसके ऊपर। ठीक है। जो भी ओकेजन बता रहा है, कॉज बता रहा है, इफेक्ट बता रहा है, भाई ये आपसे डायरेक्ट पूछते हैं अपना पेपर में, डायरेक्ट पूछते हैं ये वर्ड्स कौन से सेक्शन में दिए हुए हैं। प्लीज जरा कर लेना। ठीक है। जानवी ने चोरी की है या नहीं की है? ऐसा पता लगा कि जानवी के पिताजी एक कर्जे में थे, 2 करोड़ का कर्जा था। तो वो ओकेज कॉज बता रहा है ना कि क्यों जानवी चोरी करेगी। ठीक है, तो वो इसमें आएगा। एनी फैक्ट इफ रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव ऑफ प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, मोटिव या प्रिपरेशन बता रहा है वो भी देखिए, ये तो ओकेजन कॉज और इफेक्ट है, वर्ड देखिए, ओकेजन कॉज और इफेक्ट, ये मोटिवेशन बता रहा है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट बता रहा है। भाई एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन। ए को लगाया गया है चूना। फैक्ट बिफोर द डेथ ऑफ बी, ए ने पॉइजन लिया है एक दुकान से। तो ये रेलिवेंट है ना, ये तो मोटिव प्रिपरेशन बता ही रहा है कि भाई तू ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके घूम का रहा है, या फिर कोई डेथ पॉइजन है उसको लेके कहाँ घूम रहा है, तो वो इसमें आता है। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन एन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स, ये साथ में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि, और मतलब अब लेट्स से आपने कोई चीज प्रूव करनी है, उसके साथ जरूरी है रेलिवेंट फैक्ट करने के लिए। तो क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए, क्या ये वसीयत एक ही है? स्टेट ऑफ ए की प्रॉपर्टी और उसकी फैमिली एट द डेट ऑफ द एलिज्ड विल में भी रेलिवेंट फैक्ट्स, उसकी फैमिली कौन थी, कौन कौन है उसके परिवार में, पूछते हैं पुलिस वाले सबसे पहले आते ही, क्या क्या सीन है भाई। ठीक है। आ, बाकी फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, ये बेसिकली था जैसे एलाइबाई वाला केस था इसके अंदर। ये एलाइबाई वाला सेक्शन अब ये है, पहले 11 होता था अब 9 हो गया है। फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट अगर ये इनकंसिस्टेंट है विद एनी फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट। तो आपने, मान लेते हैं मर्डर हुआ, अर्नब का मर्डर हो गया, रोहित और जानवी पे क्वेश्चन आ गया। अब जानवी उस टाइम ग्रीस में अपने हनीमून पे है, और रोहित जो है वो माल फूक रहा है मैक्सिको में। अब माल फूक रहा है रोहित मैक्सिको में या कोलंबिया में, इसका कोई तुक नहीं बनता है बात बोलने का, लेकिन इसलिए बनता है क्योंकि रोहित को इम्प्लीकेट किया गया है। रोहित बोलेगा वो कोलंबिया में है, वो उस टाइम पे चरस पीने गया है, उसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो मर्डर का केस लग रहा है। मान लो कोलंबिया में जी चरस वैलिड है, लेकिन पासपोर्ट पे जब ठप्पा लग गया कि भाई मैक्सिको है, तो मैक्सिको से रात को थोड़ी वापस आ जाएगा बिना अपने स्टैंप करवाए हुए कि भाई इंडिया में है अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? या बड़ी इंग्लिश में समझाया जाए, या हिंदी में समझ आ रहा है? A was at a distance from the place it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible when it committed is relevant। भाई बताओ यार, थोड़ा इंटरैक्टिव रहा करो क्लास के अंदर। 30 तारीख तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, ध्यान रहे, और आप लोगों का भी मेजर सिलेबस लॉ वॉ का खत्म हो जाएगा। लास्ट के 30 दिन बैठ के सिर्फ जीके मैथ्स जीके करना है, मैथ्स और रीजनिंग भी उस 4-5 सेक्शन मैंने वो 4-5 उसमें पूरी है, उसमें कुछ है नहीं, उसके उसके बाहर कुछ आता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? नहीं तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी आई एम परफेक्टली वेल वर्स्ड इन बोथ द लैंग्वेजेस। उस पंजाबी नहीं मैंने बोलना आती, नहीं तो वो उस च भी गल कर लेंदे। बड़ी फनी सी लगती है मेरे मुंह पे। जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ यार आपके चैट बॉक्स का।
एक तो पता नहीं क्या डमनेस मत दिखाया करो, इस चीज में जल्दी रखा करो अपने हाथ वाथ। इसको मैं अच्छी चीज नहीं मानता। मतलब कि अच्छी चीज इसलिए नहीं मानता क्योंकि पेपर में आपको बहुत अलर्ट रहना है। पेपर जो पूछ रहा है वो ये नहीं कि आप अपने थॉट में गुम हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुडविल, ये तीनों याद रखना, देखना। वैसे बता देता हूँ। सातवां है फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट। जो ये अपना छठा है मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस कंडक्ट। ये सेक्शन वाइज याद कर लेना। 3 ईयर वाले तो सारों को ये सेक्शन वाइज याद करना है कि इसमें ये बोला है जी, क्योंकि बाकी तो आपको सिखाई दिया। एडमिशन, एडमिशन क्या होता है? स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। या आप मानते हो कि कोई चीज की जी मैंने की है ये, ठीक है, ये आता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर। कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल। ठीक है, मैजिस्ट्रेट होना चाहिए उसके पास में तभी है, अदरवाइज इट इज नॉट एडमिसिबल। अगर आपने कोई भी कन्फेशन, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोर्जन, प्रॉमिस देके लिया है तो भी वो भी बेकार है, क्योंकि आपने तो ये बोला जी हम तेरे को छोड़ देंगे, थ्रेट दिया, कोर्जन दिया, वो भी खत्म है। ठीक है। ओके, ये इरेलीवेंट है। बस इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर ये कन्फेशन चली गई थी, मतलब उस टाइम पर बंदे ने खुद ही अपनी मर्जी से कन्फेस किया है, तो फिर वो तो वैलिड हो जाता है। बट ऐसा जनरली बड़ा प्रूव करना मुश्किल होता है, तो कन्फेशन वैसे इनवैलिड रहती है जब आपने किया हो। ये डेथ, डाइंग डेथ डिक्लेरेशन है। ठीक है। ये डाइंग डेथ पहले 32 होती थी, अब 26 हो गई है। स्टेटमेंट्स रिटन और वर्बल और रेलिवेंट फैक्ट्स मेड बाय अ पर्सन हु इज डेड, जो बंदा मर चुका है, जो बंदा मिल नहीं रहा है, जो इनकेपेबल हो गया गिविंग एविडेंस के लिए, जिसकी अटेंडेंस नहीं ले सकता कोर्ट। ठीक है। विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस, तो फिर वो जो चीज है वो वैलिड हो जाती है। सो फॉर एग्जांपल व्हेन द स्टेटमेंट इज मेड बाय पर्सन एज टू द कॉज ऑफ इट, डेथ बेड पे पड़ा हुआ है और वो बोल रहा है, जानवी बोल रही है कि भाई मुझे जो है सर पर अनुष्का ने मारा है। मान लेते हैं वहां पे मानवी आ गई, जानवी खून से लथपथ पड़ी है और रोहन की वाइफ है अनुष्का, उसने मार दिया कॉलेज जाके, लथपथ पड़ी हुई है। तो वो जब बोल रही है, मानवी आ गई उसके पास कि बेट क्या हुआ जानवी, क्या हुआ जानवी, जानवी ने बोला नहीं है मुझे हथौड़ा मारा है अनुष्का ने आके, क्योंकि मेरा अफेयर था, वॉट एवर स्टफ। तो ये जो स्टेटमेंट कॉज ऑफ डेथ का जो स्टेटमेंट है, ये अपने आप में एविडेंस है। इसका क्रॉस तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज जानवी तो मर जाएगी। इसका क्रॉस नहीं हो सकता, इसका तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। ये सच स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट। ठीक है। अब को बोलेगा कि जी उस टाइम तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में थी, इसीलिए उनकी रेलिवेंसी है, बट अगर ना भी हो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में, बाद में मर गई वो, तब भी रेलिवेंट है।
लेकिन हाँ, इसमें ये होता है जब डेथ हो जाती है ना तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, बिकॉज कोई भी बंदा मरते मरते ना झूठ नहीं बोल के जाता है, अनटिल कि उसका मन ही था किसी को फंसाने का, वो अलग बात है। जब आपने प्रोफेशनल कोई बुक लिखी हुई है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और उसमें कोई एंट्री आप देखते हैं, तो वो माना जाता है। मान लेते हैं आप पकड़े गए कहीं पे ड्रग करते हुए, और पुलिस गई, देखा कि नागालैंड में आपने जाके एंट्री की हुई थी 3 दिन पहले, होटल में आपकी एंट्री थी, आपका प्रूफ था, आपका आधार कार्ड था, तो फिर वो नॉर्मल तरीके के बिजनेस बुक्स हैं, आप उनको झूठा नहीं कर सकते ना, पीछे जाके एंट्री कर दी। अगर आपके पेक्यूनरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट और आपको ने कोई स्टेटमेंट कर दी है, तो भी वो मानी जाती है, आपके अगेंस्ट ही की ना आपने, तो उसको मान लिया जाता है। ऐसी कोई स्टेटमेंट आई ऐसे पब्लिक राइट और कस्टम के ऊपर जो सिर्फ गांव के बड़े बूढ़ों को पता होती है, तो ये फिर यहाँ पे आएगा। एनी पब्लिक राइट और कस्टम, कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन है। ठीक है। तो आज लाइट चली गई थी तो मैं थिएटर गया था, क्योंकि यहाँ लाइट के बिना तो बहुत गर्मी हो जाती है। तो आई सॉ द डेड, डेड रेकॉर्डिंग, अपनी ये डेड, फाइनल फाइनल डेस्टिनेशन सबने देख रखी होगी, आई थिंक लड़कों ने देख रखी होगी। उसमें लोग कटते फिरते रहते हैं, मतलब खून वून, बहुत जबरदस्त वायलेंस वाली मूवी थी। मुझे तो ऐसी मूवीज काफी पसंद है हॉरर मूवीज बहुत पसंद है सिर्फ। तो वो देखी मैंने और बहुत अच्छी मूवी थी। तो उसमें मतलब जैसे लेट से कि उसमें कोई पर्सन है, वो ना अपना रिलेशनशिप छुपा लेती है, वो बोलती है कि भाई नेक्स्ट पर्सन ना, नेक्स्ट जो बंदा मरेगा वो एक्स मरेगा, लेट से एक्स मरेगा। पर मर जाता है वाई। तो जब वाई मर जाती है ना, तो फिर वो बोलते हैं कि एक्स क्यों नहीं मरा, तो फिर वो बोलती है कि यार एक्स, सॉरी मेरे से गलती होगी, एक्स इसलिए नहीं मरा क्योंकि एक्स तो उनका बच्चा था ही नहीं। एक्स जो था वो किसी और का लड़का था, मतलब मैंने किसी और का अफेयर किया था। तो रिलेशनशिप बाय ब्लड, तो अब इस केस में तो खैर मदर ने खुद ही बोल दिया प्रेशर में आगे कि भाई एक्स वॉज नॉट माई चाइल्ड। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन, एंड लेट्स से गांव का हमारा मान लो एक लड़का है, लड़के का नाम ले लेते हैं अ, अभिमन्यु। चलो अभिमन्यु नहीं लेते हैं, लेट्स से सैम ले लेते हैं, सैम ले लिया। अब सैम ले लिया। अब यहाँ पे जो घर का नौकर है उसने बोला कि ये जो सैम है, मतलब 30 साल के बाद इस सैम जो है वो नाजायज बेटा है जानवी और रोहन का। और जो एक्चुअल बेटा है, मान लेते हैं अनुष्का और रोहन का, लेट से उसका नाम है अभिमन्यु। वो नहीं, वो एक्चुअल बेटा है, जो ये है ये नाजायज बेटा है। और सबको पता थी ये बात, लेकिन बाहर आने से रोका गया क्योंकि परिवार की इज्जत खराब हो जाती। अब ये बात जब बाहर आएगी तो पूरी प्रॉपर्टी का डेवोल्यूशन चेंज हो जाएगा, बिकॉज अब जो सैम है उसको सिर्फ सेल्फ मेड प्रॉपर्टी मिलेगी अपने पेरेंट्स की, उसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो लीगल मैरिज हुई है उसी को मिलेगी, और जो इस केस में अभिमन्यु है। आपको समझ में आया क्यों ये जरूरी हो जाता है? अब ये किसने बताया? ये गांव जो काम करता था उनके पास, रामू, उसने बताया, क्योंकि रामू जो है वो ड्राइवर था, वो हमेशा साहब को लेके जाता था जानवी के पास, मर्डर से पहले भी। जो बच्चा हुआ उसको पता है कौन से हॉस्पिटल में हुआ है। और मतलब इसमें फिर रामू की जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन बता रही है, जो किसी फैमिली ट्री के ऊपर लिखी गई है, टॉमस्टोन पे लिखी गई है, फैमिली पोर्ट्रेट पे है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप हरिद्वार गए, हरिद्वार में आपको बोला गया था कि जी लखा सिंह और गुल्ला सिंह ये आपस में सौतेले भाई थे। बट बाद में पता लगा कि नहीं, दोनों एक ही पिता के नाम पे लिखे हुए हैं, एक ही माता के नाम पे लिखे हुए हैं, तो सौतेले भाई वाला फैक्टर चला जाएगा, वो सगे भाई थे। तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, कोई डीड विल है, कोई डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन कहीं पे हो रखी है, वो इंपॉर्टेंट है। कोई स्टेटमेंट है जो नंबर ऑफ पर्सन ने दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पूरा सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आएगा अर्नब आपके लिए। इसके सारे चीजें कर लेना। A question whether A who is dead was the father of B, a statement made by A that he was his son is a relevant fact। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
कोई भी बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री हो रखी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वगैरह में, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब एंट्री जाती है तो वो ना अपने आप में एविडेंस एविडेंस हो जाता है। बही खाता बोलते हैं ना, लालों के पास बही खाते होते हैं, उसमें एंट्री मतलब हो गया, वो अपने आप में एविडेंस होता है। कोई भी पुरानी जजमेंट होगी तो नया ट्रायल नहीं चलेगा, कॉग्निजेंस ऑफ सूट और होल्डिंग ट्रायल नहीं होगा, ये एविडेंस के अंदर माना जाता है। सब जुडिकाटा, रेस सब जुडिकाटा, सेक्शन 9 सेक्शन 10 सीपीसी। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम क्या हो गया गाइस? लाइट जा चुकी है। देखेंगे आप मुझे सिर्फ मेरा चेहरा देख पा रहे हैं लैपटॉप के अंदर। क्या टाइम हो गया? व्हाट इज द टाइम? मेरे पास दोनों फोन नहीं, दोनों फोन चार्जिंग पे हैं, एक फोन से तो नेट चल रहा है। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? ओके। हाँ, 15-20 मिनट चल पाता है लापा। बाकी पता नहीं अब रात को कितने बजे आएगी। ठीक है, हमने ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, जब भी कोई ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट लेना हो तो फॉरेन लॉ पे, साइंस पे, आर्ट पे, या किसी भी अदर फील्ड पे, या फिर हैंडराइटिंग के लिए, फिंगर इम्प्रेशन के लिए, तो इसमें फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट और एनी अदर फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और उनकी ओपिनियन ली जाती है। ये ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती, बट इसका वेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। तो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू द सिम्टम प्रोड्यूस्ड बाय पॉइजन व्हिच ए इज सपोज्ड टू हैव डाइड आर रेलिवेंट। ठीक है, जो ओपिनियन है कि भाई ये पॉइजन था, तो रेलिवेंट है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पे भी आता है इसमें, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे, वो आप खुद करेंगे, तो सेक्शन दिया है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज इज ऑफ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल पड़ी, उसमें वकील आया, उसने बोला जी अनुष्का जो है वो बहुत अच्छी इंसान है और इसके खिलाफ कोई केस ना चला जाए। दूसरा वकील आया, उसने बोला नहीं जी, इसके ये तो मर्डर करके आई है जानवी का, देखो 10 साल की सजा हुई थी, शी इज अ मर्डरर, इसने मर्डर किया है। तो ये रेलिवेंट, गुड गुड कैरेक्टर भी रेलिवेंट है। लेकिन अगर गुड कैरेक्टर का आपने एफिडेविट दिया तो सामने वाला पर्सन ये भी प्रूव कर सकता है कि भाई इसका गुड कैरेक्टर नहीं है, पहले मर्डर कर चुकी है, वो भी रेलिवेंट होगा फिर, क्योंकि वो इस गुड कैरेक्टर के एफिडेविट को तोड़ेगा। अदरवाइज जज ये बोल देगा ना यार अच्छे भले घर के लोग लग रहे हैं, ये कहाँ ही करेंगे ऐसा काम, पर पिछले में आपने कांड कर रखा है तो वो फिर आएगा उसके अंदर। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा है 49 वाला, इफ द फैक्ट दैट द अक्यूज हैज अ बैड कैरेक्टर इज इररेलेवेंट अनलेस एविडेंस इज गिवन दैट ही इज हैज अ गुड कैरेक्टर। अगर आपने गुड कैरेक्टर का एफिडेविट नहीं दिया, आपने बोला जी हम तो नॉर्मल बंदे हैं, हम बड़े गुड और अच्छे दोनों नहीं है, तो फिर बंदा बैड कैरेक्टर का रेलिवेंस नहीं दे सकता, क्योंकि जज तो फिर अपना माइंड चलाएगा। लेकिन आपने अगर गुड कैरेक्टर का दिया है और आपके खिलाफ कोई केस है, कोई एफआईआर हो रखी है, कुछ भी हो रखा है, तो वो फिर सामने वाला वकील बोल सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए आप, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर, कोई प्रीवियस सेक्सुअल आपका है, मतलब एक्सपीरियंस है या कुछ भी हो रखा है, तो कंसेंट में वो काउंट नहीं किया जाता। अब जैसे मान लो कोई प्रोस्टिट्यूट है, उसने बोला मेरा रेप किया है इसने, तो बंदा आके ये नहीं बोल सकता कि जी ये तो पहले भी अपना कंसेंट ऐसे ही मर्दों को देती रही है, वो आप बोल नहीं सकते। वैसे मुझे इस सेक्शन का यूज इन रियल लाइफ नहीं समझ में आता है, बट वो बेसिकली एक्सेप्शनल केस रखा गया है, क्योंकि यार देखो, मान लेते कोई प्रोस्टिट्यूट है, जीबी रोड पे है या फिर कोई रेड लाइट एरिया में रह रही है, और सडनली शी वांट्स टू इम्प्लीकेट समबडी, वो बोलेगी जी मेरा तो कंसेंट नहीं था। और जो पर्सन गया होगा वो किस तरीके से गया होगा, किस पिंप के थ्रू गया होगा, कैसे अपने लिंक के थ्रू गया होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका पास हिस्ट्री, खासकर अगर बहुत ही वेरिएबल सी हिस्ट्री है तो वो देखी जाए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं किया गया क्योंकि भारत में थोड़ा नारी शक्ति एंड ऑल दैट स्टफ चलता है, तो वो इसलिए नहीं किया गया। अदरवाइज मान लेते हैं आप जज हैं, यार अब एक डिफरेंस है, मान लेते हैं मुझे मेरे सामने कोई एक्स लड़की आती है, कॉलेज की लड़की है, वो बोलती है जी मेरा रेप किया है इसने और मेरा कंसेंट नहीं लिया, तो मैं उसको एक अलग एंगल से देखूंगा। अब मेरे पास कोई एक प्रोस्टिट्यूट आती है, वो बोलती है जी इसने मुझे पैसे नहीं दिए या इसने मेरा वैसे रेप किया है या कुछ किया है, तो मैं पहले ही देखूंगा भाई कि ट्रांजैक्शन हुई भी कि नहीं। मैं दोनों को सेम वेट पे नहीं रख सकता, दोनों को सेम न्याय की तुला में तोलना भी अन्याय ही है, क्योंकि सिचुएशन ही डिफरेंट है, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, उसका पास्ट प्रोफेशन डिफरेंट है।
वो पर्सन एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो एक प्रोफेशनल सेक्स वर्कर है, पूरा देखना पड़ेगा कि हाँ भाई आपका कंसेंट था नहीं था, आप क्या कर रहे थे रात को होटल में, आप क्या करने गए थे, व्हाट डिड यू गो टू डू दैट। मतलब अगर आप जस्टिस करने पे आओ, अब अगर आपको फेमिनिज्म वाला वो लोचा करना है, फिर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अच्छी हुई है, फिर तो जरूरत ही क्या थी ना बाद में कमांडर्स को बिठाने की, आप उन्हीं से चलाते रहते काम। बट बात ये कि ये जैसे वो वाला सेक्शन है जो लॉजिकली बैठता नहीं है माइंड पे, मतलब मेरे माइंड में तो नहीं बैठता, होपफुली आपके माइंड में बैठ रहा हो कि नहीं नहीं सर, हर वुमेन देवी होती हैं, या हर वुमेन की हर एक बात को मानो, बट वी हैव टू सी द पैटर्न्स, वी हैव टू सी द पैटर्न्स कि आप होटल में क्या कर रहे थे उस टाइम पे। और ये फिर एक्चुअल कोर्ट में होता है। कोर्ट में जैसे आप 50% रेप केसेस आर ऑफ दोज केसेस जहां पे रिलेशनशिप में प्रॉमिस किया गया भाई मैं शादी करेंगे, शादी हुई नहीं, बंदी ने रेप केस डाल दिया। 50% रेप केसेस बोल रहा हूँ, 50% से ऊपर रेप केसेस ये वाले हैं। शादी करने का प्रेशर बनाया जाता है, फिर कोर्ट बोलता है भाई अपने रेपिस्ट, आती है ना हेडलाइंस, रेपिस्ट से शादी कर लो, वो एक्चुअली रेपिस्ट नहीं होता, उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है जो शादी करने से मना कर देता है। लेकिन दैट इज अ रिलेशनशिप गॉन बैड, दैट इज नॉट रेप। आई होप यू अंडरस्टैंड। मान लेते हैं आपका बॉयफ्रेंड है, आप लोगों ने कर लिया, शादी शुदी के प्रॉमिस हुए, बाद में उस लड़के ने शादी नहीं की, वो धोखेबाज टाइप निकला, तो क्या उसने आपका रेप किया? मतलब रेप और उसमें डिफरेंस है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो रिलेशनशिप सही नहीं चला 2 साल के बाद, उसके बाद प्यार ही खत्म हो गया, या फिर पंगे हो गए, वो लड़का बैंगलोर चला गया, आप शिमला में, अब आपको लगे नहीं सर ये तो गलत बात है, जब हम आए थे तब तो मैरिज का वो, बट यार अब नहीं चल पाया भाई रिलेशनशिप, नहीं चल पाया, दैट इज नॉट रेप। That is not rape, is like dragging a person, pulling that woman out, forcing herself, forcing yourself on her. मतलब that is rape in my definition. A relationship gone bad is not rape, whether it is of 1 month, whether it is of 2 years, because that gives a lot of leeway to misuse it, misuse, और वो misuse होता है, फिर पैसों में सेटलमेंट होती है फिर, एंड एक्चुअल रेप केसेस फिर अपनी आते हैं, क्योंकि पुलिस वाला दल्ला बन जाता है एक्चुअली, वो वहां पे यही करता है कि हाँ चल ठीक है एक और आ गया, ठीक है भाई क्या दोगे, ये पार्टी का ये डिमांड है, ये पार्टी का ये डिमांड है, ये पार्टी का ये डिमांड है, तो फिर वो फिर सेटलमेंट करते हैं कि चलो जज तक जाने ही क्यों है, जज भी पैसे ही देगा, हमें ही दे दो पैसे आप 4 लाख 5 लाख, हम यही मामला रफा दफा करते हैं। तो इट्स लाइक दैट। और जिस लड़की का एक्चुअल रेप होता है वो फिर हो नहीं पाते केसेस, क्योंकि जब आपके थाने में 50 केस आ रहे हैं रेप के इन 6 मंथ्स 3 मंथ्स पीरियड, तो आप किस चीज को ध्यान दोगे? लेकिन वही केसेस अगर 5 हैं जो एक्चुअल केसेस हैं, तो फिर आप ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी। ये अपने आप देखना, इसमें बस बेसिकली ये है कि जुडिशियल कोर्ट अपने आप ही इन चीजों का जुडिशियल नोटिस लेता है। सारे लॉज के बारे में कोर्ट को पता होना चाहिए, ऑब्वियसली जज बैठा है उसको सब पता होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए, कुछ भी हुआ है पार्लियामेंट में पता होना चाहिए, सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल पता होने चाहिए, कोई कौन बंदा प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है, मतलब एक्चुअली जब जैसे लेट्स से कि कोई टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है पता होना चाहिए ना, कि आप यहाँ इस कोर्ट में बैठे हो, टेरिटरी ऑफ इंडिया तो पता ही होनी चाहिए, रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड एंड सी, बेसिकली ये बोल रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है, ये पता होना चाहिए, बेसिक फैक्ट है। ठीक है, जो फैक्ट्स एडमिट हो चुके हैं उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो आप वहां पे गए, आपने बोला जी मे बी का मतलब क्या होता है, या लेट्स से कि मे बी का मतलब क्या होता है, मे बी का मतलब होता है शायद, वो जज मान नहीं रहा मे बी का मतलब, तो आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रख दी, अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फैक्ट है अपने आप में कि एक, जब उसने वो एडमिट कर लिया तो बस फिर वो प्रूव करने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। सब चीजें ओरल एविडेंस से प्रूव हो सकती हैं एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी अगर आप ओरली प्रूव कर रहे हो तो फिर डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? ठीक है। ओरल एविडेंस जो है डायरेक्ट होना चाहिए, फैक्ट ऐसा जो जिसने देखा हो वही बोले। सो फॉर एग्जाम्पल, मानवी ने मर्डर होते हुए देखा जानवी का फ्रॉम अनुष्का, तो मानवी जो है ये फैक्ट डायरेक्ट बताएगी, डायरेक्ट आई विटनेस है। मानवी ने सुना बोलते हुए, मानवी मुझे अनुष्का मार रही है, हर्ड, तो ये मानवी ने उसको सुना, जानवी का मर्डर होते हुए मानवी ने सुना। मानवी ने सुना कि अनुष्का बोल रही है दैट यू टुक अवे माई हस्बैंड, ये भी मानवी ने सुना, तो डायरेक्ट एविडेंस है। मानवी ने कृष्ण को बताया कि मैंने ऐसा कहते हुए सुना, ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये ओरल एविडेंस नहीं है। तो कृष्ण तो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा है, मानवी इज द फर्स्ट हैंड प्राइम विटनेस। ठीक है। Fact which could be perceived by any other sense. It must be the evidence of witness who says it but perceived in that sense or manner.
गैसियस लीक हो गया एक जगह पे, बहुत डेंजरस, तो वहां लोगों ने फील किया कि हाँ भाई यहाँ गैस लीक हो गई है, हाइड्रोजन कुछ, मतलब बहुत ही फाउल सी स्मेल, तो वो लोगों ने परसीव किया सेंस से। देख तो नहीं सकते, बट आप स्मेल तो कर सकते हैं। ठीक है। कोई पर्सन ने कोई ओपिनियन रखा है, उसका डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई ये क्यों है। प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, देखो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का भी प्रूफ आप दे सकते हैं, इसके देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या है? जब आपने डॉक्यूमेंट खुद ही रख दिया, आपके पास जमीन के कागजात है, आपने खुद ही डॉक्यूमेंट रख दिए, तो ये प्राइमरी एविडेंस हुआ। ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट के सेवरल पार्ट्स हैं तो एक हर एक पार्ट प्राइमरी एविडेंस है। कॉपीज होती है ना डॉक्यूमेंट्स की कई बार। अगर डॉक्यूमेंट्स काउंटर पार्ट में है तो काउंटर पार्ट जो है वो भी एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने पास जमीन का कुछ काउंटर पार्ट में मैंने बयाना रखा और उस बंदे को मैंने एग्रीमेंट की कॉपी दी, काउंटर पार्ट दिया कि हाँ भाई हमारा हो गया, तो प्राइमरी एविडेंस है ये। जहां पे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, फोटोग्राफी हो रही है, लिथोग्राफी हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है, तो ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ईच इज प्राइमरी एविडेंस। मान लो शादी के कार्ड छपे, एक साथ 1000 कार्ड छप गए, हर एक कार्ड अपने आप में प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन आपने एक कार्ड लिया और उसकी फोटो कॉपियां करा ली, ये प्राइम एविडेंस नहीं है, क्योंकि वो तो फोटो कॉपी कॉपी फोटो कॉपी, नॉट डायरेक्ट। ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक साथ बनते हैं, वो सारा वीडियो रिकॉर्डिंग एक साथ जो होती है, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड सारा। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कल पूछूंगा आपसे, हमारे पास टाइम नहीं है भाई, 20-30 तक खत्म करना है, 30 तारीख तक खत्म कर देना मैंने आईपीसी, और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये स्पीड से हम जाएंगे उसमें तो थोड़ा जल्दी खत्म होगा, पर मैंने लगा लिया कि आज मतलब 60 सेक्शन आज और 30 सेक्शन आज और 30 सेक्शन कल करके इट विल बी ओवर, बिकॉज आपको ये याद करना है। बाय द वे मैं बता दूं, आपको 3 घंटे लगेंगे ये करने में, आज आज। और अगर आपका कोई पेपर वेपर है तो इसको पेंडिंग वर्क में डाल दो, फिर 23 तारीख के बाद या 24 तारीख के बाद करना पड़ेगा, मतलब आपको देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। सेकेंडरी एविडेंस का क्या मतलब होता है? सर्टिफाइड कॉपीज, सर्टिफिकेशन कॉपी करके देते हैं। कॉपी मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, फोटो कॉपी, ओरिजिनल से बनाया। कॉपी मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, ये भी उसमें आया। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ओरल एडमिशन, रिटन एडमिशन, हाथ से लिख रहे हो आप, ओरल एडमिशन दे रहे हो, रिटन एडमिशन, ये सारे उसके अंदर आते हैं। इसके वो देख लीजिएगा। अब डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस से प्रूव होंगे अनटिल एंड अनलेस की सेकेंडरी एविडेंस की जरूरत पड़ रही है। सेकेंडरी एविडेंस कब जरूरत पड़ती है? जब ओरिजिनल दूसरा बंदा दे नहीं रहा, ओरिजिनल मान लेते हैं किसी और पर्सन के पास है, वो दे ही नहीं रहा है, कोर्ट के सब्जेक्ट में नहीं, अमेरिका चला गया है, वो पर्सन लीगली बाउंड नहीं है प्रोड्यूस करने के। उसके अलावा जब ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया है, लॉस्ट हो गया है, ओरिजिनल है ही नहीं, अब उसकी फोटोकॉपी बची है बस। ठीक है। ओरिजिनल सच ऑफ नेचर है कि वो आसानी से हिल नहीं सकता, सुपर कंप्यूटर का आपने वो देना है, सुपर कंप्यूटर अब अपने सर्वर के अलावा हिलते नहीं है, तो मूवेबल नहीं है। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मैप वैप ऑफ इंडिया या समथिंग लाइक दैट। ठीक है। और इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं कि कोर्ट के अंदर आ ही नहीं सकते हैं, मान लो 36,000 डॉक्यूमेंट है, आ नहीं सकते हैं, तो उसकी छोटी सी कॉपी बन के या पेन ड्राइव बन के आ जाएगी। ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो भारत की अथॉरिटी के ऊपर है, ऑफिशियल बॉडीज ट्रिब्यूनल्स के ऊपर है, पब्लिक ऑफिसर्स के ऊपर है, पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, कैप्टन स्टेट और यूनियन, तो वो सारे पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे, और बाकी प्राइवेट डॉक्यूमेंट है जो आपके अपने प्राइवेट कागजात वगैरह हैं, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है। ये सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। आप लोगों में से कल किस किस का पेपर है? कल किस किस का पेपर है? टुमारो? किसी का है या नहीं है? हेलो? किसी का है या नहीं है? पूछ रहा हूँ मैं कुछ। अच्छा, यू हैव इंग्लिश ऑनर्स एग्जाम, तुम्हारा भी है, कल ही है सबका? अच्छा, तो मैं तो थोड़ा लंबी क्लास सोच रहा था, नहीं कोई बात नहीं फिर, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद परसों किस किस का है?
परसों भी है, परसों में फिर कितने दिन का ब्रेक ब्रेक है मुझे बताना जरा, मैं उसी हिसाब से क्लास करूंगा ना प्लान। ऐसे तो मैं 10:30 तक ले जाऊंगा क्लास, तो मैं फेल नहीं करवाऊंगा ना आपको एग्जाम में, आपके ग्रेजुएट। आपका क्या है मिलिंद? फिर तो काफी टाइम है। ओके। मिलिंद आपका? अर्नब आपका कब है? आपका कब है मिलिंद? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा अच्छा, चलो डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है सारा, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सीधा फिर हमारे पास आता है। ये मैंने बोला था आपको, कोर्ट शैल प्रिज्यूम जो भी डॉक्यूमेंट 30 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स 30 ईयर्स ओल्ड हैं वो ऐसा प्रिज्यूम करते हैं कि एग्जीक्यूटेड अटेस्टेड नॉर्मली हो रखे हैं, क्योंकि ये ऐसा होता है एज के साथ आ जाता है अब तक इनका, कोई अगर इनका ऑब्जेक्शन हो। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में 5 साल, ठीक है। 5 साल में प्रिज्यूम, कोर्ट में प्रिज्यूम। और यहाँ पे भी देखो कोर्ट में प्रिज्यूम है, मे प्रिज्यूम मतलब कोर्ट के पास पावर होती है कि कर ले भाई प्रिज्यूम। नहीं भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जनरली फेवर में जाता है। शैल प्रिज्यूम नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, मे प्रिज्यूम है। ठीक है, आज के लिए 100 सेक्शंस तक हमने कर लिया है इसको। देखिए हमेशा क्वालिटी पे ध्यान रखिए, एविडेंस का हमने हाफ पार्ट आज कर लिया है। कल हम नेक्स्ट, मतलब हमने आज 40% खत्म किया। 60% जो है मैं कल खत्म करवाऊंगा आपको। और आपको ये जितने मैंने सेक्शंस लिखवाए हैं वो याद, सॉर्ट ऑफ लाइक याद नहीं, मतलब आपको 3 बार पढ़ने हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और एक बार अगर आपने ये कर लिया तो फिर एविडेंस हमारा खत्म हो गया, फिर हम सीधा आईपीसी पे जाएंगे, जिसमें हम कम से कम 5 दिन देंगे, 5 डेज, 2 डेज एविडेंस के और 5 दिन आईपीसी के। और फिर हमारा सिलेबस में सिर्फ टॉट्स बचेगा, जिसको हम 3 दिन और देंगे। और दीक्षा और मिलिंद का बचेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, को मैं इनको अलग से करवाऊंगा, क्योंकि बाकी सबका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह हो चुका है। मैं 2 ही बच्चों को लूंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द क्लास। मिलिंद आपका जो डाउट है आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे लिख दो डियर, यहाँ लाइट थोड़ी कम है, अभी तो आ गई है बट मुझे चार्ज करनी है सारी चीजें।